हम जब घरों से चले थे तो ये नारा दे के चले थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसानों के विरोध ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पर किसान का माल नीलाम होना चाहिए, बिकना चाहिए, नीलामी चबूतरे थे, जो आड़तें थीं, उन पर दूसरे सेक्टर के लोग कब्जा किए अपना काम कर रहे हैं। जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से सरकारों का रवैया किसानों के प्रति बेहद दमनकारी और कमज़ोर करने वाला रहा। बगैर मजदूर भाई के सहयोग से हम किसानी नहीं कर सकते। हम मजदूर का बहुत सुंदर भविष्य देखना चाहते हैं। एक इंसान को कम से कम 700 बार एक साल में भूख लगती है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। 10 महीनों से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और करीब अब तक 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। और अब तक लगातार जो 3 काले कृषि कानूनों के लेकर के किसान तीनों बॉर्डर पे खड़े हैं और अब तो पूरे देश में जाकर के किसानों को जागरूक कर रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से अब तक इसके ऊपर दोबारा से कोई चर्चा नहीं हुई। जनवरी और फरवरी में आखिरी चर्चा हुई थी, उसके बाद से आप लोगों को बुलाया नहीं गया। 22 जनवरी के बाद से 26 जनवरी को क्या हुआ वो आपने देखा ही। फिलहाल अभी हम लोग के पास बातचीत करने के लिए राजवीर सिंह जादौन साहब हैं। ये बताएंगे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, इसके इतर देश में किस तरीके से देख रहे हैं और पिछले 10 महीनों में किसान आंदोलन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, यानी कि बदला कितना है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बताएं कि आप क्या देख पा रहे हैं इस समय देश के जो हालात हैं, खासकर पिछले 7-8 साल में जो हालात देश में बने, उस हालात को मद्देनज़र अगर हम देखें तो ये 10 महीने का जो आंदोलन है, इसने देश में बहुत सारी संभावनाओं को पुनर्जीवित किया है। बहुत सारी संभावनाएं नए सिरे से खड़ी हुई हैं, जो इस ओर ले जाती हैं कि अगर देश को गलत दिशा में चलाया जाएगा, देश को गलत हाथों में दिया जाएगा या देश के भविष्य से खिलवाड़ की जाएगी, तो कम से कम देश का किसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और मजबूती से विरोध करेगा। और आज 10 महीने से जो सरकार की गलत नीतियां हैं, उनके विरोध के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा हुआ है और ये संदेश दुनिया में गया कि हिंदुस्तान का किसान आज भी देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है और देश के लिए मर मिट सकता है। ये मैं देख पा रहा हूँ। ये तो आपने सही कहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और फिर और आगे बढ़ेंगे हम लोग। शुरुआत लंबी ज़रूर है लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आप लोग। पहला सवाल ये कि कहाँ तक के किसानों को अपने साथ आप समझ पाते हैं। देखिए, शुरुआती दौर जो था, शुरुआती दौर में जब ये कानून लागू हुए तो सरकार का प्रोपोगंडा बड़ा था और आंदोलन का संदेश उस समय छोटा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे सरकार की हठधर्मिता बढ़ती गई, सरकार की हिटलरशाही बढ़ती गई, तो देश के किसानों ने, दूर दराज के किसानों ने, घरों में बैठे किसानों ने ज़रूर सोचने पे मजबूर हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सरकार सारी ताकत लगाए हुए है इनको हटाने की, और ये हट नहीं रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं। आज की तारीख में गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये स्लोगन है, हर कोई बोलता है, क्योंकि देश की सीमाओं का निर्धारण लगभग इस 4 नामों से हो जाता है। लेकिन मैं एक मजबूती से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में आज आंदोलन है। आंदोलन के प्रति अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और आंदोलन से अपने आप को जोड़कर रखने वाले व्यक्ति हैं। जो भी कॉल संयुक्त किसान मोर्चे की जाती है, कम ज़्यादा कुछ भी हो, लेकिन होती हिंदुस्तान के हर प्रदेश में उस कॉल का अमल होता है। तो आज ये आंदोलन हर प्रदेश में है, हर जगह है। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कह दूं कि लगभग अधिकांश घरों में शाम को जब खाना खाने के लिए परिवार बैठता है तो घर की गृहिणी, घर के बच्चे ज़रूर पूछ लेते हैं अपने घर के मालिक से, अपने पापा से, कि किसान आंदोलन का क्या होगा। ये हमारी बड़ी पहुंच, हमारी बड़ी उपलब्धि है। आंदोलन का क्या होगा, हमारी मांगों का क्या होगा, ये विषय अलग है, लेकिन ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है कि किसान आंदोलन ने, किसानों की पीड़ा ने, किसानों के विरोध ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमाम जगहों से किसान आपके पास आए ज़रूर,
उस दौरान कुछ हो सके तो बिहार से भी आए। पर मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा कि बिहार और झारखंड के किसानों के लिए जब ये आवाज़ अब पूरे देश में फैल चुकी है, अभी फ़िलहाल टिकैत साहब जो हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं, वो तमाम देश के अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं, पर जब बात बिहार और झारखंड के किसान की आती है तो वो किसान आज भी इतना पीछे क्यों है कि वो आपके आंदोलन से अब तक उस बड़े रूप से जुड़ नहीं पाया है? उनकी समस्याओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो पीछे है नहीं, उसको पीछे किया गया है। बिहार को देख लें, मंडी का सिस्टम बहुत पहले ख़त्म कर दिया गया। जो एक प्लेटफार्म होता है किसान का अपनी फसल बेचने के लिए, अधिकृत प्लेटफार्म है, वो प्लेटफार्म ख़त्म कर दिया गया। किसान को व्यापारी के बाज़ार के हवाले कर दिया गया। हमने खुद टिकैत साहब के साथ जाकर के बड़ी बड़ी पंचायतें बिहार में हुई, हमने देखा वहाँ जाकर के मंडियों में जो जहाँ पर किसान का माल नीलाम होना चाहिए, बिकना चाहिए, नीलामी चबूतरे थे, जो आड़तें थीं व्यापारियों को, उन पर घास जमी हुई है, उन पर दूसरे सेक्टर के लोग कब्जा किए अपना काम कर रहे हैं। तो वहाँ किसान को पीछे किया गया। उसी का अंश झारखंड है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान हमारी जब ट्रैक्टर मार्च थी, 4-5 हज़ार ट्रैक्टरों का मार्च झारखंड निकला। बिहार के बहुत सारे बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े बड़े जो ज़िले हैं, उनमें बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। और बिहार तो वैसे भी क्रांतिकारियों का प्रदेश है, लेकिन वहाँ के किसान की कमर इतनी बुरी तरीके से तोड़ दी गई है कि उसे खड़ा होने में वक्त जरूर लगा, लेकिन आज की तारीख में मजबूती से खड़ा हुआ है और उसका सपोर्ट भी हमें मिल रहा है। किसी कारण समझते हैं आप? सरकार 70 सालों की सरकार, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से सरकारों का रवैया किसानों के प्रति बेहद दमनकारी और कमज़ोर करने वाला रहा। क्योंकि सरकार का, कोई भी सरकार रही हो, किसी पार्टी की सरकार रही हो, सरकार का मानना ये है कि अगर हमारा मतदाता जागरूक हो जाएगा, हमारी चाल, हमारी जो अंदरूनी सिस्टम है उसको समझ जाएगा, तो फिर ये हमसे जवाब सवाल करेगा और हमारे झांसे में नहीं आएगा, हमारे बहकावे में नहीं आएगा। तो हमेशा कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने मतदाता को मजबूत होते हुए, बुद्धिजीवी होते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत किया गया, कमज़ोर किया गया। यहाँ का एजुकेशन सेक्टर कमज़ोर किया गया और खासकर गांव देहात का एजुकेशन सेक्टर कमज़ोर किया गया। देखने के लिए तो गांव में कहा गया कि अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चे विद्यालय में पढ़ने आए सरकारी स्कूल में, उनको एक मिड डे मील जैसी योजना पकड़ाई गई। उसका परिणाम ये हुआ कि जिन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए था, उन बच्चों के हाथ में खाने का कटोरा पकड़ा दिया गया और वो अपने बस्ते की तरफ, अपने स्लेट और कॉपी की तरफ न देख करके कटोरे की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या आने वाला है। ये सिस्टम है, ये किसानों की जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम सरकार कर रही है। और ये भूल में है सरकार, यही वो नौजवान बच्चे हैं जो आगे जाके देश का भविष्य होंगे। अकेले किसान परिवार, मजदूर परिवार, गरीब परिवारों की जड़ों में मट्ठा नहीं डाल रही, ये देश की जड़ों में मट्ठा डाल रही है। तो ये सरकारें जो रही हैं पिछले 70 सालों में, उन सरकारों का जो मानना रहा है, उनकी ये परिणति है कि आज किसान जिस गति में है, जिस स्थिति में है, इसमें सारे राजनीतिक दलों का हाथ है। हाँ, इतना जरूर है, इस पिछले 7 साल में सरकार ने जो 70 साल में अन्य राजनीतिक दल नहीं कर पाए, वो ये सरकार मंशा रखती है कि हम 7 साल में करके बता देंगे। हम इस देश के किसान को कारपोरेट के हाथ में सौंप देंगे, जो मनमाने तरीके से किसान के भविष्य का फैसला करेगा। अब तक आप उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव देखते हैं ये किसान प्रदर्शन को लेकर के और आने वाले जो 5 राज्यों के इलेक्शन हैं उनमें? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अभी जो नारा ये है कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसे सत्ता में लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, पर अगर आप इसे नहीं आने दे रहे हैं तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि आप कितना इफेक्ट डाल पाएंगे। अभी फिलहाल इस आंदोलन का नारा ये नहीं है कि भाजपा को नहीं आने देंगे। ये नारा उन गांव का, किसानों का, दूर दराज के लोगों की भावनाएं निकल के जो आ रही हैं, वो बताने का प्रयास किया कि गांव का आदमी आता है, बताता है कि ये कह रहा है कि अब की बार तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं क्योंकि आगे क्वेश्चन आपका आएगा, मैं और स्पष्ट कर दूं आपको। अभी पंचायत चुनाव आया, हम आपके क्वेश्चन का वेट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन आ गया है। अभी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में था, ये शुद्ध गांव ग्रामीण का चुनाव है, इसमें कस्बे का भी मतदाता मत नहीं डालता। अगर टाउन एरिया भी है और वो पंचायत होती जो वो भी है अगर, तो उसका भी चुनाव नहीं होता। इसमें केवल गांव ग्रामीण का किसान, मजदूर, गरीब जो रहने वाला वो वोट डालता है। और उसने इस ग्राम पंचायत के चुनाव में
स्पष्ट जनादेश दिया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत का अध्यक्ष बना सके। अब इससे बड़ा जनादेश क्या चाहती है इस उत्तर प्रदेश की जनता से मीडिया या बुद्धिजीवी देश के, या इस देश की सरकारें, या देश के आकलन करने वाले, एनालिसिस करने वाले क्या चाहते हैं? स्पष्ट जनादेश। एक बार और फिर इस पे पूछने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 महीना हो गया, साल गुजरने को है, और पूरी दुनिया में इतना लंबा ऐतिहासिक कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। और किसानों के लिए तो मतलब महेंद्र टिकैत के बाद राकेश टिकैत ने जो इतिहास स्थापित किया वो अब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बावजूद इसके एक साल में जब ये सरकार नहीं मान रही है, तो जब तक सत्ता में रहेगी आपकी मानेगी, आपको लगता है? देखिए, हमने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की। हम जब घरों से चले थे तो ये नारा दे के चले थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये नारा नहीं दिया था कि 1 महीने आंदोलन करेंगे वापस आएंगे, या 1 साल आंदोलन करेंगे वापस आएंगे। समय सीमा नहीं। अभी 10 ही महीने तो हुए, कोई ज़्यादा समय कहाँ हुआ अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। और लगभग पहला चरण अभी मैं समझता हूँ जून 2024 तक तो चलेगा ही चलेगा। जून 2024 तक आंदोलन का पहला चरण है। इसके बाद देखेंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी चलाएंगे। 24 में इलेक्शन भी है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अभी फिलहाल सोचा है। वो उजाड़ने की बात कर रहे थे, आपने घर बना लिया यहाँ पे। अब देखिए, किसान से बड़ा सृजन करता है इस संसार में दूसरा तो कोई है नहीं। एक दाने के 100 दाने बनाने वाला किसान है। मैं पूरे विनम्रता के साथ विज्ञान को चैलेंज करना चाहता हूँ कि परखनली में टेस्ट ट्यूब बच्चे तो पैदा किए जा सकते हैं, पर गेहूँ पैदा नहीं किया जा सकता। पूरे विनम्रता से चैलेंज कर रहा हूँ विज्ञान को। अगर 130 करोड़ जनता का पेट भरना होगा तो किसान की प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा और काम खेतों में जाके करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको निश्चित तौर पे बता देना चाहता हूँ कि किसान बहुत मजबूत इरादे से आया हुआ है। किसान की नस्ल और फसल पे चोट पड़ रही है। जब हमारी नस्ल और फसल ही सुरक्षित आगे रहने वाली नहीं है तो ये लड़ाई आर पार की होगी। थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा हम लोग की बातचीत चल रही थी मीडिया के विश्वसनीयता को लेकर के। मैं एक दूसरे तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ कि 10 महीनों में आपने हिंदुस्तान के किसानों को तो जागरूक कर लिया, मीडिया को जागरूक नहीं कर पाए आप। क्या कमी रह गई आपके? देखिए, जो सो रहा हो उसे जगाना बहुत आसान है, और जो सोने का नाटक कर रहा हो, जागते हुए सोने का नाटक कर रहा हो, उसे नहीं जगाया जा सकता। ये चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, मीडिया। अगर ये जागृत अवस्था में भी सोने का नाटक कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है, तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। क्योंकि देश अब सब कुछ जान गया है। सोशल मीडिया और मोबाइल एक ऐसा अप्रोच है, घर में बैठे मजदूर का बेटा बता देता है कि पापा कल आपकी मजदूरी नहीं लगने वाली है क्योंकि मौसम बता रहा है कि कल पानी बरसेगा। उसका बेटा बता देता, भविष्य बता देता है, तो वो सारी कुछ बता रहा है अपने घरों में बैठ करके। तो हम जो मीडिया हमें नेगेटिव दिखा रही है, हमें गलत तरीके से पेश कर रही है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है उसकी कोई नुकसान फ़ायदे की चीज़ हो। तो हम आंदोलनकारी लोग हैं, देश का भला सोचने वाले लोग हैं। मीडिया भी देश के ही अंदर आती है, हमारे समाज का अंग है। समाज के ही लोग मीडिया के अंदर हैं, और समाज में सारे किस्म की विकृतियाँ होती हैं, सारे किस्म के लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोग मीडिया में भी पहुँच गए होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से आंदोलन को गलत दिखा करके और किसान नेताओं को बदनाम करके, सरकार का गुणगान करके अगर किसी का भला हो रहा हो तो परमात्मा उनका भला करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं किसानों को, देश को और सरकार को भी? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कृषि प्रधान देश है। आप अगर $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना देख रहे हैं, या इस देश को अन्य सपने जो आपने दिखाए जो आज तक पूरे नहीं कर पाए, अगर इस $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। और मैं कहना चाहूँगा, कोरोना जैसी महामारी में जब सारा विज्ञान फेल हो गया,
सरकार घरों में बंद हो गई, विज्ञान घरों में बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, जीडीपी -0 पे जाने के लिए मजबूर हो गई, तब एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस जीडीपी को बचाया, इस देश को बचाया, देश को भूखों मरने से बचाया। तो किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर इग्नोर करके सरकार इस देश को मजबूत करना चाहती है, देश को विश्वगुरु बनाना चाहती है, तो भूल है सरकार की। वापस आए, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उदाहरण सहित बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही अर्थव्यवस्था को बचाया और एग्रीकल्चर सेक्टर ही अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन ले जाएगा। इसलिए किसान को इग्नोर करके, खासकर जब व्यापारियों की भविष्य की बात आती है तो उनसे आप पूछते हैं, बड़े बड़े समारोह करते हैं, लखनऊ करते हैं, बॉम्बे करते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, देश विदेश से व्यापारियों को बुलाते हैं, अपने खर्चा करके उनको बुलाते हैं, जो खुद खर्चा करने में सक्षम हैं उनको अपने खर्चे बुला के पूछते हैं कि आप हमारे यहाँ पूंजी निवेश करिए, आपकी क्या शर्तें हैं। वो शर्त रखते हैं कि सस्ती ज़मीन, सस्ती बिजली और सस्ता मजदूर चाहिए, और आप स्वीकार करते हैं। और उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म किए बगैर ये 3 चीज़ें संभव नहीं है। तो उनसे तो पूछ रहे हैं, वो जो देश का भाग्य विधाता है, देश का पेट भरने वाला, देश को जिंदा रखने वाला किसान है, उसके भविष्य का फैसला करते वक्त उससे नहीं पूछते हो, ये बड़ी भूल है। इस भूल को सुधार करने का वक्त अभी भी है, सरकार सुधार ले। किसान अपने खर्चे पर दिल्ली के दरवाजे पे बैठा है अपनी सलाह देने के लिए, तुम्हारे खर्चे पे नहीं बैठा है। अगर अब भी उसकी सलाह न ली तो देश को गर्त में जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन ये किसान अपनी जिम्मेदारी समझता है, क्योंकि अपने बेटे से देश की सीमा की सुरक्षा करा रहा, वो स्वयं खेत पे लगा हुआ है। बेटा सीमा पे शहीद होता है, किसान खेत में आत्महत्या करता है, लेकिन अपना व्यापार नहीं बदला। जबकि आपने देखा होगा बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में अगर किसी की दुकान नहीं चलती है तो अगले दिन दूसरा सामान उसमें भरा होता है, किराना स्टोर की जगह पर शू स्टोर लिखा दिखाई देता है। वो रातों रात अपना व्यापार बदल देता, लेकिन इस किसान ने पीढ़ी दर पीढ़ी मरता रहा, घाटे खेती करता रहा, व्यापार नहीं बदला। तो सरकार को तो ये सलाह है कि किसान को इग्नोर मत करिए। हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो 3-3 बार तुम्हारी सरकार बनाई। अभी भी समय है, समझ में आ जाए, वार्ता कर लो, 3 कानून वापस करो और एमएसपी पे कानून बनाओ। जी, मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि ये फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन है। ये अकेला आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं है, ये 2 रोटी खाते हैं जो लोग, उनका आंदोलन है। हाँ, इतना जरूर है, जो 5 स्टार होटलों में बैठ करके 600 रुपये की रोटी खाने की क्षमता रखते हैं, वो जरूर इस आंदोलन से प्रभावित ना हो। लेकिन इस देश का व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान, सारे लोग इस 3 कानून से प्रभावित होंगे। और जब प्राइवेटाइजेशन, जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पूरी तरह हावी होगा, तो मुझे तो भविष्य में लग रहा है कि सरकार भी प्राइवेट में जाएगी और कोई ना कोई बड़ा घराना, कोई भी बड़ा उद्योगपति सरकार को ठेके पे लेगा और अपने लोगों को बैठाल करके देश चलवाएगा। इन परिस्थितियों से बचने के लिए, देश से नस्ल और फसल बचाने के लिए किसानों को आगे आना पड़ेगा। ये आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा। अगर किसान, देश का मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी अगर अब भी भूल में रहा और धोखे में रहा और सरकार के मंसूबों को पूरा करने में उनका सहयोग करता रहा, तो ये देश नष्ट हो जाएगा, भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और ये कहाँ देश को ले जाएंगे ये तो भविष्य बताएगा। मैं अभी ख़त्म करने वाला था इंटरव्यू, लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कह दी बीच में, मैं फिर आपको उसी बात में लेके जाना चाह रहा हूँ। कोई और कसर छोड़ो। मज़दूरों की बात आपने कही अभी, समझ रहे हैं ना आप? जी। किसानी में भी रोज़गार कितना है और एक किसान अपनी किसानी से कितना कमा लेता है, ये आप भी भली भांति जानते हैं, और मैं उस परिवार से आता हूँ तो मैं भी भली भांति जानता हूँ। मज़दूरों का तो उससे भी बुरा हाल है, कुछ आपके खेत में आते हैं, कुछ मेरे खेत में आते हैं, बावजूद उन्हें वो रेट नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। ना सरकार की ओर से व्यवस्था है, ना मनरेगा में उन्हें रेगुलर जॉब मिल रहा है, काम मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो इस दौरान इस महीने का जो है 7.8% बेरोजगारी रेट हिंदुस्तान का हो गया है। ऐसी स्थिति में हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए, एक किसान, एक राज्य के आप अध्यक्ष हैं किसान पार्टी के, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उन मज़दूरों के लिए क्या सोचते हैं, उन किसानों के रोज़गार को लेकर के क्या सोचते हैं, ख़ासकर मज़दूरों पे फोकस रख के इस सवाल का एंड कीजिएगा। कोई भी किसान अगर मजदूर के भविष्य को अच्छा नहीं सोचता तो वो खेती नहीं कर सकता,
क्योंकि मजदूर हमारा भाई, हमारा बराबर का हिस्सेदार है खेतों में काम करने वाला। बगैर मजदूर भाई के सहयोग से हम किसानी नहीं कर सकते। हम मजदूर का बहुत सुंदर भविष्य देखना चाहते हैं, अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, लेकिन ये तभी निर्भर होगा जब हम और हमारी जेब और हमारे हाथ मजबूत होंगे, तो हम मजदूर को मजबूत करेंगे। इस देश में आपने भी क्वेश्चन किया, बेरोजगारी का ये आलम है। इस सरकार ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 7 साल सरकार को हो गए, 14 करोड़ बेरोजगार ऑन रिकॉर्ड सरकार के। कहाँ जाएंगे? आज अगर कोई किसान, कोई मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाता है, पहले सोचता था कि अब सरकारी नौकरी में ले जाएंगे, आज गारंटी से वो सोचता है कि सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है। जब सारा प्राइवेट में जा रहा है तो सरकारी नौकरी मिलना कहाँ है? और अगर प्राइवेट में लग भी जाएगी तो किसी दिन फैक्ट्री के गेट पे लिखा होगा कि आज के बाद आपका आना बंद है। बड़ा अच्छा फैक्ट्री वाला होगा तो 1-2 महीने की, साल भर की तनख्वाह दे के निकाल देगा। तो मजदूर को, जो निर्माता है इस देश का, अगर सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया करने जा रहे हैं, वो मजदूर को इग्नोर करके जाएंगे तो ये सपना पूरा नहीं होगा। मजदूर को मजबूत करना पड़ेगा, मजदूर के बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। मजदूर मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, तभी इस कृषि प्रधान देश को आगे ले जाया जाएगा और दुनिया में विश्वगुरु बनाया जाएगा और एक अलग ताकत बनाया जाएगा। तो मजदूर का बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। मजदूर का जो आपने बताया मनरेगा, 1-2 योजनाएं, अब बात बढ़ेगी। एक मनरेगा और एक किसान सम्मान निधि, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। भाई मनरेगा में 365 दिन बगैर 2 टाइम भोजन किए किसी व्यक्ति को जिंदा नहीं रह सकता। फिर निश्चित समय क्योंकि इतने ही दिन का रोजगार दिया जाएगा, और वो पैमाना रोजगार का है, वो कहाँ से लाएगा कि इतना ही दिया जाएगा? भाई अगर कोई योजना है तो उसको पूरा विजन उसका एकदम साफ होना चाहिए। पर डे उसको रोजगार मिले। हाँ, सप्ताह की जो छुट्टी होती है या जो त्योहारों की छुट्टी होती है, उनको छुट्टी कर दीजिए, उतने दिन काट दीजिए, वो भी छुट्टी करेगा, बच्चों के साथ रहेगा, उसको मजदूरी मिलना चाहिए और पर्याप्त मजदूरी मिलना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके और आगे का भविष्य उज्जवल कर सके। एक किसान सम्मान निधि है भाई, जो इसकी राशि है 17-18 रुपये पर डे, इस राशि से तो नहीं लगता कि किसान सम्मान निधि है, तो किसान अपमान निधि लगती है। अगर सरकार इसको किसान सम्मान निधि बनाना चाहती है तो इसका मानक है, चाहे तो एक राज्य कर्मचारी में ये भी है कि 30 के 30 दिन नौकरी मिलती नहीं है। मैंने उसी लिए कहा। और दूसरा चीज़ कि अगर वो बचाने के हिसाब से देखे तो साल में वो 20,000 रुपये नहीं बचा सकता है। ये मनरेगा का रेट ऑफ पर डे वेजेस है। जी, अगर आज की महंगाई के हिसाब से जो एक डाइट की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें, एक इंसान को कम से कम 700 बार एक साल में भूख लगती है। अगर उस डाइट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें तो समझ लेना कि वो खाने को भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। 2000-20,000 बचाना बड़ी चीज़ है। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा था किसान सम्मान निधि की। किसान सम्मान निधि का पैमाना है या तो राज्य कर्मचारी की 1 माह की तनख्वाह के बराबर 1 माह उसके खाते में जाए, या बड़ी अच्छी सोच की सरकार है तो केंद्रीय कर्मचारी के बराबर जाए। उसमें फ़ायदा क्या होगा सरकार को कि एक कर्मचारी की तनख्वाह पर किसान का 5 साल के बच्चे से लेकर के 95 साल के बुजुर्ग तक इस राष्ट्र कार्य में, खेती में लगेगा। मिलेगा एक परिवार, एक व्यक्ति को, लेकिन सारा परिवार खेती में लगता है। एक अकेला किसान खेती नहीं करता। 5 साल का बच्चा होता है, उसको वही घर की हमारी माताएं बहनें नाश्ते का टिफिन पकड़ा देती हैं कि जाओ पापा को खेत पे खाना दे करके आओ। अगर वो खेत पे खाना देने जा रहा है तो क्या वो एग्रीकल्चर मजदूर नहीं हुआ? कृषि मजदूर नहीं कहलाया? किसी दुकानदार के यहाँ, किसी व्यापारी के यहाँ अगर पानी पिलाने के लिए भी अगर आदमी रखा हुआ है, वो साड़ी बेचने वाला, तो एक साड़ी के ऊपर उसकी भी कॉस्ट डाल देता है वो। तो ये अगर सम्मान निधि तो इस तरह आए, और हम बहुत बेसब्री से माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और प्रचार करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। 1 जनवरी 2022 को हमारी आय दुगनी होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में हम आय दुगनी करेंगे किसान की, तो हमें तो इंतजार है 1 जनवरी 2022 का। हमारी आमदनी दोगुनी होने जा रही है। आमदनी दोगुनी होने का एक ही तरीका है कि हम जो उत्पादन करते हैं वो दोगुने रेट पे बिके। तो हमारी जो अभी सरकार ने कीमत रखी है 1 जनवरी 2022 से निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे कि वो रेट दुगना हो जाएगा। हमें इंतजार है, ये पूरे देश को इंतजार है। 1 जनवरी 2022 को हमारी आमदनी दोगुनी होने जा रही है। अगर ऐसा नहीं कर पाई सरकार तो फिर ये देश तय करेगा कि ऐसे झूठे वादों से कब तक हमें छला जाएगा। शुक्रिया रविंद्र साहब। थैंक यू। तो रविंद्र साहब,
राजवीर साहब हैं यहाँ पे, और राजवीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 का, वो सुनहरा पल जब आपका कमाई जो है वो दोगुनी हो जाएगी। वादा किया माननीय प्रधानमंत्री ने, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री से बड़ा पद नहीं होता संवैधानिक, माननीय महामहिम बड़े पद है, लेकिन प्रचार करेंगे आप, प्रचार करेंगे? यश करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ध्यान रखना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव जनवरी के बाद ही है, पहले नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो एक किसान उनका प्रचार भी करेंगे कि दोगुना इनको फसल का रेट मिल रहा है, आमदनी दोगुनी हो गई है। खैर, ये तो देखना होगा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री क्या करते हैं या केंद्र सरकार क्या करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे, शुक्रिया। बाकी वीडियो अगर सही लगे, ठीक लगे, काम में पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नया संस्था है और बड़ा ज़रूरत है इस चीज़ का। तो फिलहाल शुक्रिया। शुभकामनाएं हैं कि आपकी संस्था तरक्की करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।